गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल के कुछ टॉपिक और जोड़ लीजिए उसमें होमवर्क में, फिर मैं आगे एनर्जी में चलूँगा। कल वाले में एक तो सैंड माइनिंग वाला लिखना है, इलीगल सैंड माइनिंग। ये बड़ा इशू है, इसके ऊपर काफ़ी सारी खबरें हैं, खास करके राजस्थान में एम सैंड, मैन्युफैक्चरर सैंड, यानी सैंड को माइन करने के बजाय नेचुरल सैंड जो हम रिवर से वहाँ से करते हैं कलेक्ट, उसको करने के बजाय आप क्रशर के माध्यम से बारीक जो है स्टोन को क्रश करके बनाएंगे, बालू सैंड बनाएंगे, तो वो होगा आर्टिफिशियल सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड। तो उसका नाम है एम सैंड। तो ये राजस्थान में प्रयोग हुआ है, इस वजह से खबरों में है, इसलिए परीक्षा में इलीगल सैंड माइनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि हमारा जो भी सैंड माइनिंग होता है वो रिप्लेनिश लेवल से ज़्यादा है, यानी एक साल में नदी जो अपनी पूर्ति कर लेती है सैंड को, उसके जो किनारे होते हैं वहाँ पर जो सैंड बिछाती है, तो हम उतना ही सैंड निकाल सकते हैं जितना कि वो एक साल में वापस कवर कर ले। लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, दुगना है, 3 गुना, 3.5 गुना है। जितना नदी अपना सैंड रिकवर करती है, रिप्लेनिश करती है, उसका 3.5 गुना हम लोग वहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम नदी को एक तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये आप जानते हो सैंड माफिया है, नेक्सस है, पूरा गिरोह काम करता है, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, और बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स की जान भी चली जाती है। तहसीलदार, आईपीएस, पुलिस वाले मारे जाते हैं जब वो रोकने जाते हैं, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा धंधा है। और जो नेचुरल सैंड है उसका मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेंथ आती है सीमेंट के साथ वो आर्टिफिशियल सैंड में नहीं आएगी। तो डेफिनेटली लोग नेचुरल सैंड को प्रिफर करते हैं। कंस्ट्रक्शन एरिया में नेचुरल सैंड की ज़रूरत होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल सैंड या सैंड माइनिंग, क्या सिग्निफिकेंस क्या है। देन आप लिख सकते हैं कि वही चैलेंजेस क्या हैं इंडिया में, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या दिक्कतें हैं सैंड माइनिंग के मामले में। फिर वही प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, प्रॉपर नेविगेशन, आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा, प्रॉपर रॉयल्टी आना चाहिए, फ़ायदा भी है। सिग्निफिकेंस ये है कि सरकार को टैक्स मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, लेकिन रॉयल्टी वगैरह मिलती है लेकिन चोरी बहुत होती है, रॉयल्टी की चोरी होती है, टैक्सेस की चोरी होती है। तो ये सब कैसे प्रॉपर मिल सके, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड आपको वही लिखना है। ऑलरेडी सैंड के ऊपर सरकार ने कौन कौन से, तो उसको माइनर जो है वो माना जाता है, मिनरल माना जाता है, मेजर मिनरल और माइनर मिनरल। तो जो मेजर मिनरल हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, माइनर मिनरल स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो स्टेट को बनाना होते हैं सैंड के मामले में, चूंकि एक माइनर मिनरल है इसलिए स्टेट को नियम बनाने पड़ेंगे। तो ये आपको ये सारी चीज़ें एज ए माइनर मिनरल सैंड किस तरह से अफेक्ट करता है, और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या होंगे, क्लाइमेट कंसर्न्स क्या क्या होंगे। जब ज़्यादा सैंड माइनिंग होगी तो डेफिनेटली सिल्टेशन फिर वो दूसरी तरह का होगा, डैम्स को नुकसान पहुंच सकता है, वाटर फ्लो डिस्टर्ब होगा, बाढ़ की समस्या पैदा होगी, और डिफॉरेस्टेशन होगा, क्योंकि यहाँ से सैंड गायब हो जाएगा तो वो जो अपना बैंक है वो रिवर दूर तक ले जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा। और अगर कोस्टल एरिया में सैंड माइनिंग हो रहा है तो सैलिनेशन होगा वाटर बॉडीज़ का, तो जो पीने का पानी है वो खारा पानी हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का पानी उधर तक आ जाएगा। तो सैंड माइनिंग कहाँ हो रही है, रिवर के यहाँ हो रही है या कोस्टल एरिया में हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं।
तो ये आंसर एक मेंस में इसका बनाइएगा। कभी अचानक से सैंड माइनिंग का आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप आंसर लिख सकें, तो मूड बनाइए उसके ऊपर। दूसरा एक और जो छूट रहा था, ई वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर सरकार का बहुत कुछ आया है। ई वेस्ट के ऊपर, ई वेस्ट का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स, जितने भी आईपैड हैं, आईफोन हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये अब ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और जितना चाइनीज़ माल हम लोग ख़रीदते हैं जो 1 साल में 2 साल में ख़राब हो जाता है, तो वो फिर ठीक, अभी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिपेयर नहीं होती। इसलिए एक तो बहुत सारी कंपनीज जो तैयार करती हैं इस प्रकार के प्रोडक्ट, गैजेट्स तैयार करती हैं, वो क्या करती हैं कि एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ एंड थ्रो वाले तैयार करती हैं। तो जब आप उसको थ्रो कर दोगे तो वो तो ई वेस्ट हो गया, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो एक बीच में एक लिखिएगा, राइट टू रिपेयर, रिपेयर कराने का अधिकार, इसके ऊपर जरूर लिखिएगा। इंडिया भी इसके बारे में बहुत कुछ विचार कर रहा है, सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। राइट टू रिपेयर, रिपेयर कराने का अधिकार, यानी जो कुछ भी कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो वो रिपेयर कराने की सुविधा भी देगा, यानी उसके कंपोनेंट्स मिलने चाहिए। अभी जैसे आप सैमसंग का कोई फ़ोन खरीदेंगे, 3-4 साल बाद मार्केट में रिपेयरिंग के लिए जाएंगे, वो बोलेंगे ये पार्ट्स आना बंद हो गए हैं, अब इसका स्क्रीन आना बंद हो गया, अब आजकल इसका बैटरी नहीं आता, कभी वो बोलेगा अभी अब इसका ये आना बंद हो गया, तो फिर वो तो बेकार हो गया। इसका मतलब नया खरीदो। या रिपेयरिंग का इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि आदमी सोचता है कि उसके बजाय नया खरीदना ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये राइट टू रिपेयर कहलाएगा कि उपभोक्ता जो खरीद रहा है उसको अधिकार है कि वो उसको रिपेयर करा सके, और जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो अवेलेबल कराएगा पार्ट्स भी कम से कम 10 साल तक। यानी कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो 10 साल तक उसके पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में। ऐसे निर्देश सरकार को देना पड़ेंगे, तब जाकर के उपभोक्ताओं के अधिकार मिल पाएंगे। तो अभी प्रॉब्लम है, राइट टू रिपेयर नहीं है। यूरोप में आ चुका है, यूरोप ने अपने यहाँ राइट टू रिपेयर लागू किया है, अमेरिका कई मामलों में लाया है। लेकिन उसमें उनका ये था कि हमने R&D में बहुत पैसा लगाया, हमने जो है इनोवेशन किया, नया प्रोडक्ट बनाया, इतना शानदार प्रोडक्ट बनाया। अगर हम राइट टू रिपेयर के तहत अगर इनको स्पेयर पार्ट्स देंगे तो ये सारे स्पेयर पार्ट्स को जोड़ करके एक फ़ोन बना देंगे और उसको सस्ता बेच देंगे, कॉपी कर लेंगे। तो फिर हमारा जो इनोवेशन में हमने जो पैसा लगाया, R&D में जो लगाया, उसका क्या होगा? तो ये भी एक वाजिब मुद्दा है IPR का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो इसलिए आपको रिपेयर करने का अधिकार नहीं देते, स्पेयर पार्ट्स मार्केट में नहीं देते, क्योंकि लोग उनको जोड़ जाड़ के फ़ोन बना लेंगे ना, वही वाला बना लेंगे, सेम वाला, और सस्ता बना लेंगे। इसलिए वो महंगे रखते हैं, पार्ट्स इतना ज़्यादा महंगा रखते हैं कि सब लोग मिल के बना भी लें तो वो उससे महंगा पड़ेगा, ओरिजिनल वाले से महंगा पड़ेगा। तो जानबूझ करके रिपेयरिंग को महंगा बनाया हुआ है। लेकिन अभी आपको दोनों पक्ष लिखने के बाद में फिर वही कि भारत सरकार इस बारे में क्या सोच रही है, रिपेयरिंग के बारे में, फिर आगे क्या होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली करना है, ई वेस्ट को कम करना है, तो फिर रिपेयर करने का अधिकार तो देना चाहिए। टाइम भी बचेगा लोगों का, पैसा भी बचेगा और इन्वायरमेंट भी बचेगा। क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल है, माइनिंग जिसकी होती है, वो माइनिंग भी कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन होगा इन्वायरमेंट में। क्योंकि बार बार नया फ़ोन खरीदना तो पॉसिबल नहीं होगा ना, तो कई लोगों के हाथ से गिर जाता है, टूट जाता है, तो रिपेयरिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो राइट टू रिपेयर ई वेस्ट वाले में, तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, मेंस के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है। बाकी तो ई वेस्ट का बहुत है, टाइप्स ऑफ ई वेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो जितना भी, चाहे रेडियो ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो नए ज़माने का, या फिर कोई कंप्यूटर हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी गैजेट हो, उनका जो वेस्ट है वो कैसे इन्वायरमेंट में पहुंचता है, तो उसको कैसे ठिकाने लगाया जाता है, यानी कि उसको कैसे तोड़ा जाता है और उसमें से कैसे हार्वेस्ट करते हैं। तो आपको रिसाइकलिंग, इसके लिए सबके लिए ई वेस्ट के लिए कौन सा सुधार करना है? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग
रीयूज, रीयूज करना, रिसाइकल करना, ठीक है। तो और रिपेयर करना, रिपेयर, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस करना, यस, रिड्यूस करना, कम से कम करना, उत्सर्जन को कम से कम करना। तो सबसे ज़्यादा निकलता है लेड, लेड, कैडमियम, लेड, कैडमियम, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा है और ये बड़ी लीथल है, कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर पैदा होता है। अब आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो यूरोप और अमेरिका तो अपने यहाँ ई वेस्ट ट्रीटमेंट करते ही नहीं है, उनको ई वेस्ट को रिसाइकल करने का और ऐसा कोई भी काम वहाँ होता ही नहीं है। ये सारे काम जो होते हैं वो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान यहाँ होते हैं। 40% चाइना में होता है, 60% इन देशों में होता है। चाइना जब अपने देशों में कराता है तो वहाँ तो ह्यूमन राइट्स है नहीं चाइना में, लेकिन फिर भी वो लोग ग्लव्स देते हैं, मास्क देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। भारत में जो ई वेस्ट का जो होता है यहाँ पर वो सब सुविधाएं नहीं हैं। लोग अपने हाथों से ही इन सब चीज़ों को अलग निकालते हैं, तोड़ते हैं और फिर खाना भी खा लेते हैं बिना हाथ धोए। हाथ धोएंगे तो भी उंगलियों में रहता है तो वो खाने के साथ चला जाता है, तो उनको बहुत जल्दी कैंसर हो जाता है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फ्यूचर में आपको इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो भारत को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ई वेस्ट के बारे में। और ई वेस्ट का बहुत बड़ा भंडार, दुनिया का 3रे नंबर का उपभोक्ता है और ई वेस्ट का उत्पादक है इंडिया, प्रोड्यूसर। यूएस और चाइना के बाद में 3रा सबसे बड़ा है इंडिया, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी बहुत है और भारत में इक्विपमेंट यूज़र भी बहुत हैं, तो फिर वेस्ट भी उसी मात्रा में निकलेगा। बट हम लोग उतने अवेयर नहीं हैं, ठीक है, हम लोग उतने अवेयर नहीं हैं। यूएस में मैंने देखा बहुत सारे लोग पुराने फ़ोन को भी रिपेयर करके चलाते रहते हैं, जैसे तैसे चलाते रहते हैं। वहाँ वो लोग प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाते इसको, जबकि इंडिया में इस तरह से नहीं है, हम लोग प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं कई बार। तो हम लोग पुरानी सामग्री को, पुरानी चीज़ों को उतना रीयूज़ नहीं करते। हमको करना चाहिए, रिसाइकल भी करना चाहिए, रीयूज़ भी करना चाहिए, ठीक है। रिफर्बिश भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके, उसको रिफर्बिशमेंट बोलते हैं, तो रिफर्बिशमेंट, ठीक है। रिसाइकल तो पूरा रिसाइकल करना हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी, लीनियर इकोनॉमी होती यूज एंड थ्रो वाली, वो लीनियर, एक सीधी रेखा में इकोनॉमी, यानी आपने माइन किया, खनिज खोदा, उसको मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट बनाया, उसको यूज किया और फेंक दिया, लीनियर इकोनॉमी। रिसाइकल वाली जो इकोनॉमी है वो क्या कहलाती है? सर्कुलर इकोनॉमी, साइक्लिक इकोनॉमी, चक्रीय, सर्कुलर इकोनॉमी। तो दरअसल हमको जाना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सर्कुलर इकोनॉमी में। तो भारत सर्कुलर इकोनॉमी में तब कंट्रीब्यूट कर पाएगा जब हम ई वेस्ट के ट्रीटमेंट के, तो ये वाली बात, ठीक है। तो ई वेस्ट के साथ ही मेडिकल हेजार्डस वाला या हेजार्डस वेस्ट, जो दूसरा है इंडस्ट्रियल हेजार्डस, डोमेस्टिक हेजार्डस, मेडिकल हेजार्डस, तो मेडिकल वेस्ट या इंडस्ट्रियल हेजार्डस वेस्ट या किसी शहर का वेस्ट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सब आज के आपके टॉपिक हैं, इनको लिखिएगा। सॉलिड वेस्ट के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 3 तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, पायरोलिसिस, इंसिनरेशन एंड गैसिफिकेशन। पायरोलिसिस, इंसिनरेशन मतलब जलाना, कूड़ा करकट जितना भी वेस्ट है उसको जलाना। हम लोग कई बार उसको लैंडफिल करते हैं, आपने देखा हो बड़े बड़े टीले बनाए हुए हैं हमारे यहाँ भी, हम लोग भानपुरा खंती बोलते हैं उसको, या जो आप उधर जाते हैं पीपल्स मॉल की तरफ, वहाँ भोपाल लिखा हुआ है सुंदर सा,
उसके नीचे सब दबा हुआ है, लैंडफिल किया हुआ है कचरा, उसके नीचे पूरा शहर का वेस्ट है वो, ज़बरदस्त वेस्ट। उसमें बायोडिग्रेडेबल वाला भी चला गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला भी चला गया। तो एक तो सेपरेशन सेग्रीगेशन होना चाहिए प्रॉपर वेस्ट का, वही सूखा कचरा गीला कचरा के नाम से हम लोग पकड़ते हैं, बट उसको इस तरह से होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इस तरह से होना चाहिए कि ये बायोडिग्रेडेबल है जो समय के साथ हो, वहाँ से आप उसको रिसाइकल करके एनर्जी निकाल सकते हैं। बायोगैस, बायोमास, तो ये एनर्जी का प्रकार हो जाएगा, बायोमास, बायोमास एनर्जी, बायोगैस, तो उससे बिजली बना सकते हैं, उससे ऊर्जा निकाली जा सकती है। तो वो जो गीला कचरा है जो किचन में ही सेग्रीगेशन होना चाहिए। घर का कूड़ा कचरा एक हैजार्डस वेस्ट होगा जिसमें डिटेल्स होंगी, मेडिकल वेस्ट होगा, नैपकिन्स होंगे या तमाम चीज़ें होंगी जिसमें बैंडेज होंगे, और वो हैजार्डस है क्योंकि वो पॉइजनस हो गया है, क्योंकि वो उसमें कंटामिनेशन है और कंटाजियस डिजीज़ आ सकती हैं, उससे एक बीमारियां फैल सकती हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट अलग से होगा। इंसिनरेशन होगा, डेफिनेटली इंसिनरेशन होगा, धुआं निकल जाएगा, सब कुछ है, बट उससे भी पॉल्यूशन होगा। लेकिन वो दूसरा ऑक्सीजन के साथ जब हम जलाते हैं तो उसको पायरोलिसिस कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो उसको पायरोलिसिस कहा जाता है। कंट्रोल्ड इंसिनरेशन, कंट्रोल्ड बर्निंग, तो कंट्रोल्ड बर्निंग है तो उसको पायरोलिसिस कहा जाता है। तीसरा गैसिफिकेशन, उसको गैस में बना। लेकिन हमारे यहाँ जितना ये सबसे बड़ी जो कंस्ट्रेंट है इस फील्ड में वो है इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उनका कोई रजिस्टर नहीं, ये सब काम कचरा बीनने का, कचरा इकट्ठा करने का, जलाने का, ये जो लोग काम करते हैं इनका ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई एज ग्रुप है। किसी भी एज ग्रुप का आदमी कचरा इकट्ठा कर रहा है, किसी भी एज ग्रुप का आदमी, महिला पुरुष, कितना पढ़ा लिखा है ये भी नहीं है। और दूसरा उसका कोई रजिस्टर भी नहीं है, रोल कॉल भी नहीं है कि उसको कोई जो है काउंट कर रहा है, या उसकी नौकरी है, या उसकी सोशल सिक्योरिटी है, कल से उसको कैंसर होगा तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही उनकी कोई पर्टिकुलर सैलरी है या फिक्स सैलरी है। ऑल इंडिया लेवल पे मिनिमम इतना सैलरी, न्यूनतम यानी मिनिमम वेजेस इतना इनको मिलेगा, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में, क्योंकि पूरा जो वेस्ट ट्रीटमेंट में जो लगा हुआ है, वेस्ट कलेक्शन में जो लगा है, वेस्ट सेग्रीगेशन में जो लगा हुआ है, जो सेग्रीगेट करता है, पृथक करता है, इसको कलेक्ट करता है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करता है उसको, उस प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई इस तरह का जिम्मेदार फॉर्मल सेक्टर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग किसकी करेंगे, इक्विपमेंट किसको देंगे, ठीक है, किन किन को आपको वेल इक्विप्ड करना है, किन को ट्रेनिंग देना है, किन को इंटरनेशनल लेवल की साधन सुविधाएं अवेलेबल कराना है, किन का वैक्सीनेशन करना है। तो ये बहुत बहुत बड़ा टास्क है। तो इंडिया को इसके बारे में काम करना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे लोग कैंसर हॉस्पिटल में और इसमें आपको मिलेंगे। तो हमारा यूथ बहुत सारा जो उसमें लगा हुआ है, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन का क्या हो सकता है, उनका रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। आप कचरा बिनना छुड़वा दोगे तो फिर वो करेंगे क्या, कहीं क्राइम में शामिल हो गए तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की कौन कौन सी इससे संबंधित योजना है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो फिर वो तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। तो इन्वायरमेंट समझ में आ रहा ना, ये ऐसे आपको आंसर बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कुछ टॉपिक आपको बताए हैं जो खबरों में हैं, और कि उनके कारण है, खबरों में होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो ये कल का बचा हुआ है वो वाला पार्ट जो उसमें से था, पोल्यूशन वाले में से और उसमें से। आइए अब एनर्जी की तरफ चलते हैं, हम लोग एनर्जी में चलते हैं। अब एनर्जी में सीधी सीधी बात है कि जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो कार्बन एमिशन को रोकने की बात करेंगे। कार्बन एमिशन हम रोकना चाहेंगे। तो ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्वेश्चन आ चुका है अभी आपने पेपर देखा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सीधा क्वेश्चन, वो इसी का पार्ट है, एनर्जी का ही पार्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट हम अभी शुरू से चलते हैं, थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब भी बात करेंगे तो एनर्जी पे आएगा। तो उसके लिए दो प्रकार के वर्ड यूज होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं तब बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा के साधन। नॉन कन्वेंशनल ऐसी वाली होती है जो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। परंपरागत और गैर परंपरागत, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल।
है ना। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी वो है जो रिन्यू हो जाती है। अब हम लोग हाइड्रो पावर इतने सालों से यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रो पावर दोनों में आता है, कन्वेंशनल में भी आता है, क्योंकि अब वो कन्वेंशनल हो गया, परंपरागत हो गया है, क्योंकि हमारी परंपरा बन गई कि हम पानी से बिजली निकाल लेते हैं, ये हमारी परंपरा बन गई, तो वो कन्वेंशनल सोर्स है। बट वो रिन्यूएबल में है, क्योंकि पानी में तो रिन्यू हो जाता है, उसी पानी को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी में कोई खराबी नहीं होती। शुरू में ऐसी मान्यता थी विपक्षी पार्टियों की, जब नेहरू ने जो है, पंडित नेहरू ने पहली बार पानी से बिजली बनाने की घोषणा की, तो विपक्षी पार्टियां तब कहा करती थी कि अब वो पानी किसानों के काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से बिजली निकाल ली जाएगी। ठीक है, वो किसानों के किसी काम का नहीं रहेगा। तो शुरू में हम लोग काफ़ी अंधविश्वासी रहे हैं, तो इन चीज़ों पे भी विश्वास करते थे। समय के साथ बदला है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसीलिए तो विकसित हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। कंप्यूटर के साथ भी यही कहा गया था। कंप्यूटर जब पहली बार आया तब भी ऐसी बातें की गई थी, उठपटांग बातें। तो जब भी आप नया कुछ करोगे साइंटिफिक, तो ये सब चीज़ें आएंगी। खैर, तो ये तो समझ में आ गया कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल वाला। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो पेरिस में हम संकल्प लिया था, और उसके बाद तो हमने 500 गीगावाट की बात की है कि 2030 तक भारत को 1000 गीगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। 1000 और 1000 गीगावाट जो बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें से 500 गीगावाट यानी 50% बिजली हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से निकालेंगे। ये हमारा संकल्प है 50%। तो इसको एनडीसीज में ले लिया है, रिवाइज्ड एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो अभी शर्म अल शेख में डिक्लेयर होना था। तो हमारे जो भारत सरकार के अधिकृत लोग हैं, उन्होंने बाकायदा घोषणा की है कि 2030 तक 500 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल से हम लोग निकालने लगेंगे। 2070 तक हम नेट ज़ीरो पर जाएंगे। 2070 का नेट ज़ीरो हो जाएगा। नेट ज़ीरो का मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे पर्यावरण में, उतना ही वापस सोख लेंगे। यानी ऐसा कुछ करेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम एमिट करेंगे और नेट ज़ीरो हो जाएंगे 2070 में। बट 2030 में हम लोग 50% एनर्जी रिन्यूएबल से निकालेंगे। अब ये संकल्प है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा सोर्स अभी फ़िलहाल में जो नया बना है वो है सोलर एनर्जी। पहले नहीं था, पहले विंड ऊपर था। अब विंड 48 गीगावाट रह गया है और ये 67 गीगावाट हो गया। सोलार वाला कितना हो गया? 67 गीगावाट अभी तक, अप्रैल 2023 की स्थिति में। इस साल की स्थिति में 2023 में 67 गीगावाट सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा, और 48 गीगावाट विंड एनर्जी। तो ये दो बड़े सोर्स हैं हमारे पास। तो कुल मिलाकर हम पे भी 150 पे भी नहीं पहुंचे हैं वर्तमान में, लेकिन हमको पहुंचना कितना है? 500 गीगावाट। 500 गीगावाट 2030 तक। तो ये कैसे पहुंचेंगे? सोलार। तो सबसे पहले सोलार। तो जब पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, तब फ्रांस के साथ हमारा इंटरनेशनल सोलार अलायंस हुआ था, ISA, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, ISA हुआ फ्रांस के साथ। और उसमें जितने ट्रॉपिकल रीजन के जितने कंट्रीज थे, जहाँ सूर्य की रोशनी बहुत तीव्र गति से आती है, एकदम तीखी सूर्य की रोशनी आती थी, तो वो ट्रॉपिकल बेल्ट के जितने भी कंट्री हैं उन सबको मेंबरशिप खुली थी, उनके लिए ओपन थी। अभी थोड़े दिन पहले जो है वो सभी के लिए ओपन कर दिया है। जितने भी UN के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए ISA के मेंबर कोई भी बन सकते हैं। जैसा हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड रखा है, वैसा हमने अब सोलार फंड रखा है, इंटरनेशनल सोलार फंड, ग्लोबल सोलार फंड। जो हमने वहाँ पर ग्लोबल फैसिलिटी रखी है
ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GF, वैसा हमने यहाँ सोलार फैसिलिटी रखी है। सोलार फैसिलिटी में दो चीज़ें हैं, इंटरनेशनल सोलार फंड है और सोलार इंश्योरेंस। सोलार इंश्योरेंस दो तरह के फंड हैं, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कोई भी पैसा नहीं लगाएगा, जैसे कि अफ्रीका में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा प्राइवेट सेक्टर के लोग कि हम वहां पर सोलार पैनल लगाएंगे और सौर ऊर्जा निकालेंगे, जबकि अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं और वहाँ सूर्य की रोशनी भी 12 महीने बढ़िया रहती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलार एनर्जी बनाई जा सकती है। लेकिन अफ्रीका के लोगों को पैसा कौन देगा? नहीं देगा। तो फिर वो इंटरनेशनल सोलार फंड जो होगा, उस फंड से वहाँ पर सोलार पैनल लगाए जाएंगे और वहाँ सौर ऊर्जा बनाई जाएगी। तो एक फंड बनाना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि कम विकसित देश, अविकसित देश, अल्प विकसित देश, अविकसित देश जो है बिल्कुल वहाँ पर सोलार एनर्जी बनाए। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि केवल आपको अपनी चिंता नहीं करना है कि आप सोलार पैनल खरीद लोगे। तो कंस्ट्रेंट में देखोगे फंड सबसे बड़े प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसानों से ज़मीन खरीदना, किसके लिए? सोलार पार्क लगाने के लिए, वहाँ आप सोलार पैनल लगाएंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि इंपोर्ट डिपेंडेंट है। फोटोवोल्टेइक सेल जो है वो चाइना ही बनाता है, 90%, दुनिया के 90% फोटोवोल्टेइक सेल केवल चाइना बनाता है। तो सप्लाई चेन इशू, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको हमेशा फोटोवोल्टेइक सेल में। फिर ई वेस्ट का इशू, 2 या 3 साल में ई वेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा वो सोलार पैनल जो है, अब वो वेस्ट हो गया। तो इसके लिए भी जो ई वेस्ट में वहाँ जो स्कीम में नहीं बता पाए, यहाँ आप जोड़ सकते हैं। वो जोड़ सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको वापस कलेक्ट करेगा रिसाइकल करने के लिए, तो वो गारंटी देगा। उसी समय में 500 या 1000 रुपया या 10% प्राइस ज़्यादा लेगा। वो कहेगा कि ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ आपको, फोटोवोल्टेइक सेल, ये सोलार पैनल है, ये जिस दिन 3 साल बाद 4 साल बाद आप हमें वापस लौटाएंगे तब आपको इतना पैसा वापस मिल जाएगा, आपका 1000 रुपया, है ना। इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, PER। तो रिसाइकल के लिए और ख़ास करके सोलार के लिए PER लागू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। PER, प्रोड्यूसर एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो प्रोड्यूसर है उसकी जिम्मेदारी आगे तक रहेगी, उसको फिर से रिकलेक्ट करे, जो भी प्रोडक्शन उसने किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसको वापस लेके आए और फिर उसको रिसाइकल करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये सब उसको 2060 तक 2050 तक तो करना ही है, ये उसकी जिम्मेदारी। उसको बांध दिया गया है कि इधर उधर नहीं वेस्ट के तौर पे मिलना चाहिए, जो प्रोडक्शन करेगा उसी की जिम्मेदारी है। तो ई वेस्ट के मामले में, पोल्यूशन के मामले में, एनर्जी के मामले में, खास करके फोटोवोल्टेइक सेल के मामले में आप लोग ध्यान रखेंगे कि इधर उधर कोई भी ई वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लांट बाकायदा वही करेगा, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको पता है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में उसी प्रोडक्ट का जो मटेरियल बार बार यूज़ होगा तो प्रोडक्ट सस्ते होंगे, क्योंकि आपको माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो नई चीज़ों के लिए ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बिजली खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और सस्ता प्रोडक्ट अगली बार जो बनेगा वो सस्ता होगा। ठीक है, तो ये उसके साथ जुड़े हुए लाभ हैं। तो ये आप इधर भी लिख सकते हैं, उधर ई वेस्ट ट्रीटमेंट वाले में उसमें भी लिख सकते हैं, या फिर सर्कुलर इकोनॉमी में भी कभी कभी देखिए कई तरह से क्वेश्चन आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही बातें लिखनी है जो मैंने बताई है, सर्कुलर इकोनॉमी में यही बातें लिखनी है जो सारी मैंने बताई हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में यही सब बातें लिखनी है जो मैंने बताई है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है यही बात लिखनी है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है यही बात लिखनी है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं यही बातें लिखनी है। मैं आपको 500 क्वेश्चन गिना सकता हूँ जिनमें सारी में यही बातें करनी है, एक जैसी।
लैंग्वेज अलग होगी क्वेश्चन की, आंसर आपका यही रहेगा, ठीक है। इसलिए मल्टीपर्पज आंसर है, हर जगह काम आने वाला है। आप तैयारी करिए ना, आप करिए इसको तैयार, आपका स्ट्रांग हो जाएगा आंसर, यही आंसर। लैंग्वेज को पढ़िए ठीक से, इन्हीं में से चीज़ों को छांट करके वहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ऐसे तो आप लाखों कितनी किताबें पढ़ लीजिए, कितना मैगजीन पढ़ लीजिए, आप उसको नहीं कर पाएंगे। देखिए किताबों में घुसे रहने की एग्ज़ाम नहीं है, जो उपलब्ध मटेरियल है उससे आप बना सकते हैं कि नहीं आंसर, उसकी एग्ज़ाम है। बात समझ में आई ना? जो मटेरियल आपको अवेलेबल हो गया है उसको आप ठीक से यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं, उसकी एग्ज़ाम है, ठीक है। वो जो कहानी बताई थी ना मैंने, कार्तिकेय मोर लेके निकल गए थे और गणेश जी ने माता पिता का चक्कर लगाया और वो गोद में बैठ गए, तो ये समझने वाली बात है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, वो कार्तिकेय वाला हार्ड वर्क है, गजानन जी वाला क्या है, स्मार्ट वर्क। तभी तो बुद्धि के दाता कहे जाते हैं ना, वो विवेक के देवता गणेश, ठीक है। अभी तो गणेशोत्सव का समय चल रहा है, तो विवेक के देवता इसीलिए, अकल थी उनके पास बल था। उनको लगता है मैं, ये चूहा पे बैठते हैं, मैं मोर पे हूँ, मेरा तो वाहन बहुत तेज है, इनका तो छोटा है, उससे काम नहीं चलता। इसलिए किताबें इकट्ठी करने से, नोट्स इकट्ठा करने से, मटेरियल सुनने से, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर सुनने से बात नहीं बनेगी। जो कुछ आपके पास आ गया है उसको यूटिलाइज करना सीखिए आंसर, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना सीखिए। फिर आपको जब उसमें कमी लगे तो उसको डेकोरेट कीजिए किताबों से, मैगजीन से, उसको डेकोरेट करने के लिए पढ़िए और सुनिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे आपको पता है कि घर पे आज क्या खत्म हो गया, पूरा किचन का सामान खरीद लाने की जरूरत नहीं है। तो पहले किचन में काम करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी सामान की बाजार से जरूरत है। बार बार किचन में खाना नहीं बनाएंगे और बार बार बाजार जाएंगे थैला लेके, उससे बात नहीं बनेगी। एक बार किचन में खाना बनाइए, उस दिन आपको पता चलेगा कि मुझे बाजार से क्या लाना है, फिर उसी को लेके आइए, फिर प्रॉपर होने लगेगा। हम रोज सुबह उठते हैं, थैला लेके बाहर निकल जाते हैं, खरीद के लाते हैं, डाल देते हैं, बात प्रोडक्ट बनता नहीं ठीक से। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम बनाते कभी नहीं है। इसलिए लिखना सीखिए, सबसे पहले लिखना सीखिए, आपको पता चल जाएगा किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। और जब आपका वो कंप्लीट टेस्ट ही बनने लग जाएगा तो फिर प्रीलिम्स भी निकल जाएगा। मेंस का आंसर जब आप ठीक ठाक लिखने लग जाओगे, इसका मतलब आपके पास कंटेंट पूरा आ चुका है। उस दिन आप प्रीलिम्स में बैठना, प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका। प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता अभी? क्योंकि मेंस का आंसर ठीक लिखने की आदत नहीं है अभी, इसलिए प्री नहीं निकलता, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से टेस्ट है, वो उससे जुड़ा हुआ है। तो रिन्यूएबल में सबसे पहला सोलार, तो सोलार के ऊपर इंडियन सोलर मिशन, नेशनल सोलार मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन हमारा। तो एक तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है, ISA है, जिसके हम पार्ट हैं और उसकी मेंबरशिप अब ओपन हो गई है। 100 से ज़्यादा लोगों ने रेटिफाई भी कर लिया है, सिग्नेटरीज हैं बहुत सारे, 90 के आसपास ने रेटिफिकेशन कर लिया है, ठीक है। तो ये हैं सोलर पार्क और सोलार एनर्जी। बाकी भारत में बड़े सोलार पार्क कहाँ हैं, राजस्थान, ये वो सब आप लिखिए। नेक्स्ट विंड। कंस्टेंट में वही लिखेगा, इंटरमिटेंट एनर्जी है, उसमें सोलार में भी कंस्टेंट लिखना पड़ेंगे, कमियां आपको। तो क्या लिखेंगे सोलार में, वो इसमें भी लगेंगी, विंड में भी लगेंगी, दोनों में कौन कौन सी कमियां लगेंगी। पहली तो वही कि इंटरमिटेंट मिलती है, लाइट हमेशा नहीं रहती, बादल आ जाते हैं तो बिजली। स्टोरेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, ग्रिड वाली प्रॉब्लम रहेगी। जबकि ग्रिड को सप्लाई, रूफ टॉप सोलर पे भी एक शॉर्ट नोट लिखिए, थोड़ा सा सोलर में और मैं बता देता हूँ। रूफ टॉप सोलर, घरों की छतों पे जो सोलर लगाए हुए हैं वो रूफ टॉप सोलर। आजकल तो ग्रिड से जुड़ा हुआ बिजली है, बिजली आपका यहाँ का घर का जो है ग्रिड से जुड़ा हुआ है। तो जितना आप उत्पादन करेंगे, उसको कितना यूज़ करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा है तो आप ग्रिड को सप्लाई कर देंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो लोग पैसा भी कमा सकते हैं अपने घर की छत पे सोलार पैनल लगा करके, क्योंकि आप सरकार को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर भी अब अपना खुद का ग्रीन एनर्जी, इसको बोलेंगे ग्रीन एनर्जी, जो इस प्रकार की एनर्जी तैयार होती है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, इसको कहा जाता है ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा।
बट पूरी तरह से हरित ऊर्जा नहीं है, पूरी तरह से ग्रीन नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोवोल्टेइक सेल बनाने में तो कार्बन एमिशन हुआ है, फोटोवोल्टेइक सेल बनाते समय में कार्बन एमिशन हो रहा है, इसलिए पूरी तरह से 100% नेट जीरो नहीं है, तो नेट जीरो नहीं है ये, ठीक है। तो दूसरा विंड पे आते हैं, चलिए विंड टरबाइन, पवन ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। पवन ऊर्जा के लिए इंडिया जो है वो काफ़ी पोटेंशियल है इंडिया में, हम लोग आराम से 200 गीगावाट तक जा सकते हैं अगर हम पोटेंशियल तो हमारा 200 गीगावाट तक का है, बल्कि और उससे भी ज़्यादा का। दो तरह का है, ऑनशोर और ऑफशोर, यानी कि समुद्र के किनारों पर जहाँ बहुत अच्छी हवा आती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये राज्य हैं, और ऑफशोर मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 7 विंडी स्टेट्स हैं भारत के, 7 विंडी स्टेट्स, जहाँ पर विंड ऐसी आती है जहाँ से हम विंड एनर्जी निकाल सकते हैं। तो 7 विंडी स्टेट्स में फर्स्ट आता है राजस्थान, सेकंड आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश लिखा? हाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये नीचे तक आप जाएंगे तो एक सीरीज में है। ये 7 विंडी स्टेट्स हैं। इन 7 राज्यों में संभावना है पवन ऊर्जा की। विंड टरबाइन 100 मीटर तक हम बहुत अच्छी ऊर्जा निकाल सकते हैं। 100 मीटर ऊंची पवन चक्की लगाएंगे तो 100 मीटर से 120 मीटर, यानी ऊपर 120, 100 के ऊपर जो 20 है वहाँ और ज़्यादा पवन ऊर्जा मिलेगी हमको, वहाँ और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन उससे ऊपर फिर थिन एयर हो जाती है तो वो काम की नहीं रहती, तो कंडेंस एयर की ज़रूरत होती है। विंड एनर्जी निकालने के लिए कंडेंस एयर की ज़रूरत पड़ती है, जो 100 से 120 में सबसे बेस्ट होती है। तो आप जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे, 100 तक हाइट बढ़ाएंगे बहुत अच्छा होगा, 100 से 120 में सबसे बेस्ट होगा, यानी कि 120 मीटर तक। लेकिन उसके ऊपर नहीं, तो फिर हम तो हिमालयन स्टेट पे भी बना लेते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत हवा है, बट वो थिन है, बहुत पतली हवा है, वो पवन ऊर्जा नहीं दे सकती। तो पवन ऊर्जा कहाँ मिलती है, पोटेंशियल कहाँ है, पहले तो ये समझ में आ गया। प्रेजेंट स्टेटस ये है कि 47-48 गीगावाट हम लोग ऑलरेडी निकाल रहे हैं। राजस्थान बहुत आगे है, खबरों में भी है पवन ऊर्जा। भारत 5वें नंबर पे है दुनिया में पवन ऊर्जा के मामले में, 5th प्लेस है हमारा दुनिया में। और कंस्टेंट्स ये हैं कि पवन ऊर्जा फिर इंटरमिटेंट है, मतलब तोड़ तोड़ करके मिलती है ऊर्जा। कंटिन्यूअस हवा अच्छी चलती हो ऐसा नहीं होता, हवा का रुख भी बदलता है, स्पीड भी कम ज़्यादा होती रहती है हवा की। तो इस पर रिलाय नहीं कर सकते, आप विश्वास नहीं कर सकते। कुल मिला के विंड एनर्जी के ऊपर भरोसे नहीं रह सकते, कभी आपको मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, तो आपको ऑल्टरनेट तो देखना ही पड़ेगा। तो ग्रिड से इसको जोड़ करके ऊर्जा को बनाया जाए। दूसरी चीज़ है, पर्यावरण के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक इसलिए हो जाती है क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है, खास करके बर्ड्स के लिए, बहुत सारे बर्ड्स इसमें कट करके मर जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिरैया, जो बॉर्डर पर है भारत पाकिस्तान के, और वहीं पे सबसे अच्छी हवा चलती है और वहीं पर सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ लगी हुई है, तो हमारे पक्षियों की संख्या कम हो रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसानदायक, खास करके बर्ड्स के लिए। दूसरा वही लैंड एक्विजिशन वाली प्रॉब्लम है, किसानों से लैंड लेना पड़ेगा, खर्चा वन टाइम, पहली बार स्टार्ट करने में बहुत खर्चा आने वाला है, बाद में ठीक है, बाद में फिजिबल रहेगा, बट शुरू में फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के समय में बहुत खर्चा आएगा, बहुत महंगा है।
महंगा प्रोजेक्ट होता है, तो हर कोई इसको शुरू नहीं कर पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहा है अधिकांश चीज़ें, ठीक है ना। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, अगेन स्टोरेज प्रॉब्लम है। अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है उतना। एंड R&D, एजुकेशन, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सिलेबस में लेके आइए, R&D करिए, इन्वेस्टमेंट करवाइए। तो ग्रीन बॉन्ड्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोमास, बायो एनर्जी या बायोगैस। तो भारत में ऑलरेडी 30 सालों से बायोगैस का प्रयोग हो रहा है, सॉलिड वेस्ट से बायोगैस निकाला जाता है। इसके अलावा भी बायोमास है, जितना भी यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी हैं, तो उनके वेस्ट से भी ऊर्जा निकाली जा सकती है बायोगैस से। बहुत सारी संभावना है भारत में। बिजली बनाई जा सकती है उससे, स्टीम तैयार कर सकते हैं, जला करके इंसिनरेशन करेंगे, जला करके स्टीम तैयार होगा, स्टीम से टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ठीक है। कुकिंग गैस तैयार कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो इजी है, उसमें ज़्यादा वो नहीं है। वो पहले भी आपने बायोगैस प्लांट वगैरह एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में डायग्राम बनाते हैं, बहुत सारी प्रदर्शनियाँ देखी होंगी, वो सब इतना ज़्यादा वो नहीं है। बहुत पुराना भी हो गया, वो ट्रेडिशन हो गया, कन्वेंशनल टाइप का हो गया। हाइड्रो पावर जो मैंने आपको बताया वो कन्वेंशनल हो गया है, वो भी रिन्यूएबल है। बट हाइड्रो पावर के लिए छोटे डैम्स उतने सक्सेसफुल नहीं है। बड़े डैम वैसे होना, छोटे डैम ही चाहिए, लेकिन उसमें बड़े मेगा पार्ट वाले, क्योंकि एक बार इंस्टॉलेशन करेंगे तो पानी कंटिन्यूस चाहिए, तो बड़े डैम में ही मिलेगा, तो वो वाला आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देखेंगे वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाला ऊर्जा, बैटरी ऊर्जा। तो हम व्हीकल्स में जाएंगे तो दूसरी ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज, इस बार क्वेश्चन भी आ गया, और इंडिया की ईवी पॉलिसी भी आई हुई है, नीति आयोग ने भी लेके आए हैं, और हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने भी कहा है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खास करके अर्बन एरिया में, शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बैटरीज, तो टाइप्स ऑफ बैटरीज करिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैटरीज, कितने टाइप की बैटरी होती है? तो लेड एसिड बैटरी जो सबसे पुरानी बैटरी में था, लेड एसिड बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी दूसरे नंबर पे थी, निकल कैडमियम बैटरी जो भारी थी, वो भी भारी थी। तो वो ऐसे तो बैटरी बहुत सारी है, लेकिन मैं अभी 4 प्रकार की बता रहा हूँ आपको। तो पहला है लेड एसिड बैटरी, सेकंड निकल कैडमियम बैटरी, थर्ड लिथियम आयन बैटरी जो हल्की है, आपके मोबाइल में लगी रहती है, उसमें एक सेल होता है प्रॉपर, जो पहले ऊर्जा को चार्ज कर लेते हैं, तो ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे वो रिलीज़ करता रहता है एनर्जी को, उससे आपका काम चलता रहता है। तो बैटरी आपको लंबे समय तक ऊर्जा देती है, रिलीज़ करती है, जो स्टोर की हुई है। तो बैटरी स्टोरेज है, एनर्जी स्टोरेज। एंड फोर्थ सोडियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी। तो टाइप्स ऑफ बैटरीज ये ईवीज में लगेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यही लगेंगे। तो मोटर होगी, यहाँ इंजन नहीं होता। जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें इंजन नहीं होता, उसमें केवल मोटर होती है। इंजन चलता है कंबशन के लिए, फ्यूल जहाँ इस्तेमाल होता है, डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, तमाम चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो उसमें फ्यूल जहाँ होता है वहाँ पर जो है इंजन आता है, क्योंकि इंजन को कंबशन करना होता है, उसको जलाना है। फ्यूल को जला करके वो थ्रस्ट पैदा करता है, पिस्टन को धक्का लगता है, उसी से मूवमेंट आता है, ठीक है ना। तो वो थ्रस्ट आईसी जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, जो हमारा ट्रेडिशनल इंजन है 100 साल से जो चल रहा है। उसके बाद ही तो अरब देशों के जो देश हैं वो सारे सिटीज़ हैं वो सब अमीर हो गए। उसके पहले तो सभी लोग ऊँट लेके घूमते रहते थे, लेकिन अब आपका जो है कतर हुआ, तब अब यूएई है, पूरा शारजा है, दुबई है, यहाँ जो चमक दमक के ये उसी की तो है कि पिछले 100 सालों में जो आईसी आया, इंटरनल कंबशन इंजन, और यहाँ डीजल पेट्रोल था नीचे,
रिजर्वायर के तौर पे उसको उन्होंने निकाला, पंप करके निकाला, दुनिया को बेचा, ट्रांसपोर्ट उसी के आधार पे था। अब ये सब रिन्यूएबल वाला अगर हो गया तो हम लोग ये और ध्यान देखिए, यहाँ से आप जिस भी एनर्जी सोर्स की बात हम करेंगे, सोलार की, विंड की, या फिर खास करके ईवीज़ की या इनकी बात हम लोग करेंगे, यहाँ पर आप एक पॉइंट हमेशा लिख दीजिएगा कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, आयात पे निर्भरता कम होगी। मोहम्मद बिन सलमान फिर कान में कुछ कह के नहीं जा पाएंगे अभी कुछ भी होता है पंगा, थोड़ा सा भी मोदी जी गर्म होते हैं, मोहम्मद बिन सलमान आते हैं और कान में कुछ बोलते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। शांत होना पड़ता है, बिजनेस है ना, बिजनेस है, दबना पड़ता है। तो हम लोगों ने कई जगह पर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में मात खाई है, क्योंकि हम एनर्जी डिपेंडेंट हैं, एनर्जी के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तभी तो नुपुर शर्मा को गायब करना पड़ा उस समय में, उसने बयान दिया था तो गायब करना पड़ा था ना। तो अभी भी अगर कोई मुल्ला जी के खिलाफ कुछ बोल दे, अल्लाह मियाँ के खिलाफ कुछ बोल दे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, गायब करना पड़ेगा आपको आदमी को, क्योंकि एनर्जी वाले जो है वो आएंगे, धमकाएंगे, फिर कहेंगे ये सब हम, ये नहीं चलेगा। अगर आप सेल्फ डिपेंड हो गए तो जियोपॉलिटिक्स में बहुत चेंज आने वाला है। तो इसलिए इस पे काम करना चाहिए। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को सलाह देता हूँ कि केवल स्टूडेंट्स की और युवाओं की आवारागर्दी रुकवा दो तो भी आप आत्मनिर्भर हो जाओगे क्योंकि 90% लोग युवा तो ऐसे ही लेके घूमते रहते हैं ना, मोटरसाइकिल और कार और ये फालतू का ही लेके घूमते रहते हैं और आवारागर्दी करते हैं, क्राइम भी बढ़ता है। केवल उनकी आवारागर्दी रोक दें, इतने में आप स्वाभिमान से रह सकते हैं और पाकिस्तान और सब डर जाएंगे और आप बहुत पावरफुल विश्वगुरु भी बन जाओगे, ठीक है। बट वो पावर वो कर देंगे तो फिर वोटर कहाँ से आएंगे, और फिर आवारागर्दी नहीं करेंगे तो फिर वो छात्र नेता और वो सब नेतागिरी में विधायक के उम्मीदवार भी कहाँ से मिलेंगे। वही तो बाद में विधायक के उम्मीदवार बनते हैं, पढ़ने लिखने वाले थोड़ी है बनते हैं, वहीं से बनते हैं सब। पूरा नेतागिरी का जो चक्कर है ना, उसी की वजह से देश बर्बाद है अभी। बाकी तो हम आत्मनिर्भर ही हैं, हम कोई सब लोग थोड़ी इतना कुछ खाते पीते हैं कि सब कुछ हमारा पैसा जितनी कमाई है उसमें चली जाए। तो देश की आवारागर्दी रोकने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है, ठीक है ना। इसके लिए कानून आना चाहिए ठीक है। वही जो कल्चर की बात जिसकी कहते हैं ना, खास करके संस्कार की बात जिसकी कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे, बचा लीजिए संस्कृति को, बचा लीजिए अपनी बहन बेटियों को, बचा लीजिए इस देश के रीति रिवाजों को, है ना। फिर देखिए देश आगे बढ़ता है कि नहीं, नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे नहीं बढ़ पाएगा। वो इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए विल पावर चाहिए, क्योंकि वही तो वर्कर हैं, वही तो गमछा डाल के वहाँ पे वोट दिलवाते हैं, लाइन लगवाते हैं, ठीक है। वोटर वही है ना, नहीं तो गमछा कौन डालेगा। आप में से कोई कहते हैं आप IAS की तैयारी करो, आपके गले में कोई गमछा डाल दे तो ऐसा लगा कुत्ते का पट्टा डाला हो वैसा लगता है। अब हमारे इसमें थोड़ा डाल सकते कोई, वो पगलट होते हैं, वो तो उनका कोई दिवाला पर निकल गया दिमाग का, कुछ नहीं, वो ड्रग्स में डूबे हैं और शाम को बाइक लेके निकल जाते हैं, कुछ नहीं रखा पूरा। तो ये सब सोलार मिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही ठीक ठाक हो जाएगा। और न किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता के सामने झुकने, हाथ फैलाने की, झोली निकालने की ज़रूरत है। डॉलर वॉलर रुपीज़ सब 1 करना है तो यही तरीका है। अपने जो अकल के पुतले हैं उनको संभालो, ठीक है ना, जिन्होंने पूरा सब कुछ बेच खाया है चलिए तो बहुत दिन हो गए मैंने कुछ अपना वाला नहीं दिया, तो मैंने कहा बीच में ये वाला दे दूँ, ठीक है। क्या था, रिन्यूएबल वाला। तो EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो EVs के बहुत सारे टाइप्स आए हैं अभी नए वाले, और उसमें कुछ चीज़ें और बड़ी हैं, जिसमें फ्लेक्सी फ्यूल, एक और चीज़ देखिए, फ्लेक्सी फ्यूल ये है कि हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल की ब्लेंडिंग तो अभी E10, E12 और E15, यानी कि जो अभी आपका इंजन है डीजल, खास करके पेट्रोल इंजन, डीजल में तो बायोडीजल अलग से आता है ना, वो बायोडीजल अलग से आता है, वो डला के आप डीजल इंजन में चला सकते हैं। बट पेट्रोल के साथ में अभी जो इंजन हमारे पास है, एग्जिस्टिंग इंजन, वहाँ पर हम 20% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। 20% तक अगर हम इथेनॉल मिला देंगे उसमें, तो सरकार ने अभी E15 तक अलाउ किया है, E12, E15, पहले E10 था 10%, उसी इंजन से काम चल जाएगा। लेकिन E20 से ऊपर यदि आपको ब्लेंडिंग करना है तो आपको इंजन बदलना पड़ेगा।
उसके अंदर, नहीं तो कोरोजन होगा और फिर वो थोड़ी देर चल के ख़राब हो जाएगा। तो डीजल जो है पेट्रोल के साथ में मिला सकते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग, मिलाना, ब्लेंडिंग मतलब मिलाना, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सी फ्यूल, वो फ्लेक्सी फ्यूल हो जाएगा। अब इसके पंप मिलेंगे आपको पेट्रोल पंप पे इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले, कि हमारे पास E10 है, E15 है, E20 है, तो E20 तक आप डलवा सकते हैं उसमें। तो एक बैटरी हो जाएगा, एक फ्लेक्सी फ्यूल हो गया, और दूसरा हमारा इंटरनल कंबशन इंजन तो है ही है, मोटर भी रहेगी। तो ऐसे वाहन को बोलेंगे हाइब्रिड, ऐसे वाहन को बोलेंगे हाइब्रिड वाहन, हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड एनर्जी व्हीकल, जिसमें फ्लेक्सी फ्यूल भी है या फिर केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है प्लस इंटरनल कंबशन इंजन भी है, मोटर और इंजन दोनों है। ठीक है, बैटरी से मोटर हो जाएगा और फ्यूल से, और साथ में फ्लेक्सी फ्यूल वाला भी हो सकता है, फ्लेक्सी फ्यूल। और तीसरा होगा हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी वाली कार भी आ गई। नितिन गडकरी जब वो संसद पहुंचे थे तो हाइड्रोजन एनर्जी वाली कार से पहुंचे थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं क्या है, जो भी रोड ट्रांसपोर्ट वही देखते हैं, हाँ। तो वो पहुंचे थे तो हाइड्रोजन कार से पहुंचे थे। बहुत महंगी है, बहुत महंगा है ये सब अभी, लेकिन बट ये शुरू हो गया है। तो अब आने वाले समय में ऐसी कार भी हो सकती है जो हाइड्रोजन से भी चल जाए, फ्लेक्सी फ्यूल से भी चल जाए, फ्यूल से भी चल जाए, नॉर्मल जो आपका ट्रेडिशनल है, और बैटरी से भी चल जाए। और बैटरी भी सोडियम आयन वाली हो जाएगी तो और ज़्यादा हल्की और आग लगने वाली संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अभी लिथियम आयन में कभी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं आग लग गई है कार में, ये हो गया, चार्जिंग करते समय में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से लोग डरते हैं, हेजिटेशन है। ठीक है, अदरवाइज बाद में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक और आया है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल। अब ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल ये है कि इसमें आपको बटन नहीं दबाना पड़ेगा कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। दरअसल क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब शहर के अंदर होते हैं, जब 30-40 की स्पीड पे चला रहे होते हैं, तब हम लोग फ्लेक्सी फ्यूल पे चलाते हैं या फिर हम ईवी पे चलाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलाते हैं हाइब्रिड को। और जब हम 70, 80, 90, 100 के ऊपर जाना लगते हैं तो फिर हम लोग हमारा इंजन चालू कर लेते हैं और डीजल पेट्रोल पे चलाने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे करके हम लोग उसमें ऑटोमेटिकली वो 30, 40, 50 के बाद में ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा, उसमें आपको करना नहीं पड़ेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे ऐसे वाहन आने लगे हैं जो ऐसे फास्ट राइडर हैं, हाई क्रॉस हैं, हाई राइडर हैं, ऐसे टोयोटा ने निकाले हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्यूल वाले हैं। ठीक है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल समझ में आ गया आपको, फ्यूल समझ में आ गया। हाइड्रोजन एनर्जी फ्यूचर की एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी नेचर में बहुत ज़्यादा है, और जिस दिन हम हाइड्रोजन एनर्जी वाले पे काम कर लेंगे तो उस दिन शायद हमारी एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इनके ऊपर जितना R&D होगा, प्रॉब्लम वही है कि शुरू में पैसा ज़्यादा लगता है, लोग रिलाय नहीं करते, बैटरी वाली चीज़ों पे भी कम रिलाय कर रहे हैं। 5 साल की गारंटी है, अधिकांश कंपनियां 5 साल की वारंटी देती है, गारंटी देती है, कुछ 7 की देती हैं। तो 5 साल बाद आपको फिर बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, तो आदमी सोचता है कि फ्यूल वाला वही वाला ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन ही ठीक है, क्योंकि इसमें फिर खर्चा वही पड़ गया। तो आपको सरकार को इंसेंटिव देना पड़ेगा, देते हैं सरकार, वो रजिस्ट्रेशन में भी देते हैं, और ग्रीन प्लेट होती है तो नेशनल परमिट होता है, आपको किसी भी राज्य में जाने के लिए परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आप टैक्सी के तौर पर, कमर्शियल वाहन के तौर पे भी उसको चला सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ जो दूसरे और रोड टैक्स और वो होते हैं, उनमें बहुत सारी छूट है। ठीक है ना। और पोल्यूशन जैसी कोई चीज़ के लिए तो पोल्यूशन ज़ीरो है, उसमें ज़ीरो पोल्यूशन है, इस वजह से उसमें कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसी बहुत सारी छूट हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं लोग। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि घर पे अपना एक अलग से और चार्जिंग सेटअप बनाना पड़ता है। नॉर्मल जो हमारे चार्जिंग है उससे चार्ज नहीं होता, थोड़ा सा उसका खर्चा एक्स्ट्रा है, वन टाइम खर्चा है वो, और रात भर चार्ज पे लगा के रखना पड़ता है।
तो बैटरी चूंकि अंदर ही लगी रहती है तो उसको रात भर चार्ज पे लगा। लेकिन प्लग इन बैटरीज भी आ गई हैं, जैसे आपका मोबाइल की प्लग इन है, इसकी प्लग इन बैटरी कैमरा की होती है, किसी की होती है जिसमें से आप बैटरी निकाल लेते हैं, किसी चार्जर में लगा देते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी है, एक चार्ज हो रही है, एक से काम चल रहा है, बाद में आप उसको रिप्लेस कर लेंगे, उसको उसकी जगह लगा देंगे, उसको इधर फिर से चार्ज पे लगा देंगे। इसको प्लग इन बोलते हैं, प्लग इन ईवी, प्लग इन ईवी। तो वो ईवी का दूसरा टाइप है प्लग इन ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये थोड़े से मैंने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा बताया, ठीक है ना। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट हैं, कंस्ट्रेंट भी अभी आपको बताया, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये चुनौतियां हैं हमारे सामने। गवर्नमेंट को बहुत सारे इनिशिएटिव, इसलिए वो नेशनल लेवल की ईवी पॉलिसी आई है। और यूपीएससी ने अभी मेंस में सवाल भी पूछ लिया, व्हाट इज़ नेशनल ईवी पॉलिसी, और वो कैसे काम करे, उसकी क्या क्या बिंदु हैं, वो यही हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो फ्यूचर ये है, वे फॉरवर्ड ये है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा करना पड़ेगा, छूट देना होगी, लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा, खास करके रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जगह जगह पेट्रोल पंप पे आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, थोड़ा ड्यूरेशन भी कम करना पड़ेगा चार्जिंग का, कम समय में चार्ज हो जाए ऐसी बैटरीज यूज़ करना पड़ेगी। तो R&D करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे ला के ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें अपने रोजगार को देखें। रिपेयरिंग एक प्रॉब्लम है इस फील्ड में, कंस्टेंट में, हर कोई आदमी रिपेयर नहीं कर पाएगा प्रॉपर, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा उसको, फिर ज़्यादा खर्चा आएगा। तो आपको रिपेयरिंग के लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगी, है ना। तो रोजगार के अवसर तो हैं, रोजगार के अवसर काफ़ी हैं। इसके अलावा एक लास्ट आज का स्क्रैपेज पॉलिसी, स्क्रैपेज पॉलिसी, क्योंकि वाहनों का जो कबाड़ तैयार होता है, तो दिल्ली में कमर्शियल वाहन है तो 10 साल, और अगर प्राइवेट वाहन है, छोटा वाहन है, कार है, तो उसके 15 साल, लेकिन बाहर जो है वो 20 साल है प्राइवेट कार के लिए, और कमर्शियल के लिए 15, दिल्ली से बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 साल से पुराना कमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं चलेगा, हेवी वाहन, ट्रक और जो दूसरे हैं, बसेस हैं वो, और जो कार हैं, प्राइवेट कार हैं, वो 15 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर नगर निगम वाले वैसे ही घर के बाहर से ही उठा ले जाएंगे और एक मिनिमम आपको कंपनसेशन दे देंगे, मुआवजा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो लगभग 5-6% होता है कार की कीमत का, 5-6%, जो ऑन रोड जो भी आपने प्राइस दिया है कार का उसका 5%, ठीक है, 4%, 4 से 6% पैसा देते हैं वो। तो अगर 10 लाख की कार है तो 40,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है, तो 40,000 रुपये आपके खाते में आ जाएगा, वो गायब हो जाएगी कार। तो ये है, उसको कहाँ चले जाएंगे, स्क्रैपेज में चले जाएगी, रिसाइकल में चले जाएगी, वो रिसाइकल हो जाएगी, क्योंकि पुराना वाहन से एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है, फ्यूल ज़्यादा खाता है और वो प्रॉब्लम करता है, तो पर्यावरण खराब होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बाकी जगहों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा, 15 साल का वाहन है तो आपको RTO में जाकर के फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा कि पॉल्यूशन ठीक ठाक है, हमने तो रखा हुआ था घर में। दिल्ली में तो वो भी नहीं चलेगा, आपने घर में रखा हुआ था, 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलाया, उसके बावजूद वो उसमें चला जाएगा, स्क्रैपिंग, स्क्रैप में। तो नेशनल स्क्रैपिंग पॉलिसी, स्क्रैपेज पॉलिसी आ चुकी है, ऑलरेडी आ गई है, 2017-18 से चल रहा है, 2019 में अच्छा आया है, 21 में अमेंडमेंट हुआ है, अभी 22-23 में उसको और बहुत सारी चीज़ें उसमें की है, ठीक है। तो NGT भी एक्टिव है, इन्वायरमेंट वाले बहुत सारे हैं, तो इसको पढ़िएगा, स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, ठीक है, और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वाहन बहुत ज़्यादा हैं, पुराने बहुत हो गए तो फिर प्रॉब्लम करेंगे। भारत स्टैंडर्ड साथ साथ पढ़ते जाइएगा। तो अभी हमने स्किप किया था, भारत स्टैंडर्ड 4 से हमने सीधा 5 को स्किप किया और सीधा 6 पे पहुंच गए थे। भारत स्टैंडर्ड 6, BS 6 पे हम लोग शिफ्ट कर गए थे। तो वो क्यों किया था भारत सरकार ने, क्योंकि हम यूरो को कंपेयर कर रहे हैं, यूरो में 2025-26 में 7 आएगा, तो हम शायद हम भी 7 एडॉप्ट करेंगे। ये क्या चीज़ें हैं, ये NOx, SOx, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5, PM 10, ये जो जितने भी पोल्यूटेंट हैं, जितने भी गैसेस हैं जो इन्वायरमेंट में जाकर के हवा को ख़राब करते हैं, उन सबके पैरामीटर्स को पेट्रोल डीजल में अलग अलग चेक करते हैं। तो वो सबसे कम होते हैं, तो ऐसे नॉर्म्स जो हैं वो विकसित करते जा रहे हैं। तो वैसे ही इंजन उनको डेवलप करने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को, ताकि पोल्यूशन कम से कम हो सके। अदरवाइज़ तो आपको पता है ठंड के दिनों में छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल की, दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं रहती। वो जो 500 का एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने का जो मीटर है वो 500 तक करता है, वहाँ 1000 हो जाता है, 950 रहता है, तो वो तो काम ही नहीं करता, ठीक है। भोपाल में भी 250-300 अभी भी रहता है, अभी हो जाता है कई बार,
यूएस में जब मैं वहाँ गया था, जब मैंने जो क्लीन एयर देखा तो वहाँ 40, 39, 49 हाईएस्ट होता है। ठीक है, हम जिस सांस में लेते हैं यहाँ 250-300 सामान्य बात है, जो है बिल्कुल ही हानिकारक है, जिसमें रेड सिग्नल आ जाता है। लेकिन हम तो मस्त घूमते हैं यहाँ पर। लेकिन दिल्ली में तो वो 900-800 रहता है, इन दिनों में 500-600 तो बना ही रहता है। ठीक है, और उस समय तो 1100, 1200, 950 हो जाता है, तब वो स्कूल बंद करने पड़ते हैं क्योंकि एकदम ही दम घुटने लगता है। तो 1000 सिगरेट पीने के बराबर हो जाता है ना, 10 दिन में 1000 सिगरेट पी लिया आपने, उसके बराबर। तो वही लंग कैंसर और वो सब चीज़ें हैं, तो ये उन्हीं के लिए बात हो रही है। ये सब चीज़ें हो चुकी है, स्कूलों की छुट्टियां होती है, कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते हैं, इवेंट की जगह बदलनी पड़ती है, वेन्यू बदलने पड़ते हैं, तो ये सब हम लोग करते हैं। मुझे लगता है कि ये होमवर्क पर्याप्त है इन्वायरमेंट के उसमें। ठीक है ना, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत फास्ट है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की